हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म पर। जैसा कि आपको पता है कि 90 दिन की लक्ष्य सीरीज का आज है हमारा डे नंबर 11। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं आज के लक्ष्य की। तो सबसे पहले तो कुछ इस प्रकार से हम देखेंगे कि आज का लक्ष्य हमारा क्या रहने वाला है और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज का था कुछ लक्ष्य। तो ध्यान दीजिएगा, इधर साइड में रोज की भांति एक बार फिर से आपको रीजनिंग के 45 क्वेश्चन मिले थे, हिंदी के 45 क्वेश्चन मिले हैं, मैथ के भी 45 क्वेश्चन मिले हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी गई है। और ये एक मतलब कि 100 हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो चुके थे, इसके अलावा 20 और दे दिए गए। यानी कि अब टोटल मिला करके हम बात करें तो आपके पास 120 वाक्यांशों के लिए एक शब्द पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बात करें, आपको इन सभी की पीडीएफ आपको जो है एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जहां पर आप जो है इसको सॉल्व करके आंसर भी डाल सकते हैं। साथ ही आपको बताऊं, अन्य बहुत सारी चीज़ें इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती हैं। इसके अलावा बात करें आज की इस क्लास की, तो जीके जीएस में आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो है 1885 से लेकर के 1905 तक जो भी प्रमुख आंदोलन हुए, जो भी संस्थाएं बनाई गई, जो भी पार्टियां बनी है, जो भी चीज़ें थीं, जो भी आंदोलन हुए हैं, उन सभी के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ठीक है साथियों, चलेंगे आगे की ओर। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है आज का। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी मैंने दिया है अच्छे से कि देखिए ध्यान से कि आधुनिक भारत हम लोग पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1905 तक की ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का होगा। और उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, लेकिन वो 1905 से लेकर के कब तक होगा, 1947 तक रहने वाला। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ सेशन की इस प्रकार से। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको और हमको पता होनी चाहिए, उनको पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से कुछ आपका जो है रहने वाला। देखिए, इसको 3 चरणों में हम लोग पढ़ते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण की बात करें तो 1885 से लेकर से 1905 तक की चीज़ें जो हैं पढ़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें फिर 1905 से लेकर के 1919 तक की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर 1905 नहीं, हम लोग आज 1919 तक की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसे थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा। या और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1919 तक की चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि 2 चरणों को आज कंप्लीट करेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको भी होगी। मैं सोचता हूँ कि चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो 1885 से लेकर के 1919 तक की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, तो ये सब प्रकार से कुछ आपका जो है हम बात करें तो इस प्रकार से आपका कुछ पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण रहने वाला है। प्रथम चरण में 1885 से लेकर 1905, और दूसरे चरण में 1905 से लेकर के 1919, और तीसरे चरण में अगर बात करें तो 1919 से लेकर के 1947 तक की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहीं पर अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान से इधर देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक माना जाता है, तो ये भी पूछ सकता है। तो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का हम समय मानते हैं। वहीं पर बात करें अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो है सबसे प्रमुख एक चीज़ आती है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसने काफ़ी ज़्यादा स्थापना होने के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत ही परिवर्तन ज़्यादा आए थे। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो 1885 में इसकी स्थापना होती है और एओ हयूम द्वारा होती है, जिनका पूरा नाम अगर हम बात करें एलन ऑक्टेवियन हयूम था। वहीं पर बात पूछी जाती है आपसे कि उस समय, जिस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय जो है वायसराय कौन था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉर्ड डफरिन था, ध्यान रखेंगे, जो कि 1885 से लेकर के 1888 तक रहा। वहीं पर आगे बात करें कि इसका कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है तो वो थे व्योमचंद्र बनर्जी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का सर शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1886 में होता है, जो कि कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये कुछ इस प्रकार थे, दादा भाई नौरोजी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं आगे की ओर बढ़े हम लोग, तो तीसरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 4 अधिवेशन तो पहले वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तीसरे अधिवेशन की, तो ये 1887 में होता है, जो कि मद्रास में हुआ था। इसके
अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब थे, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पहले कौन थे, तो ध्यान रखेंगे आप बदरुद्दीन तैयब थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चौथा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जो कि 1888 में हुआ, ये कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल थे, और ये भी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अगर मुस्लिम पूछ लिया जाए तो कौन थे, अभी आपने पीछे पढ़ा, ये देखिए ध्यान रखेंगे आप, बदरुद्दीन तैयब। और अगर ये बदरुद्दीन तैयब है, बदरुद्दीन तैयब जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। और अगर बात करें अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखें जॉर्ज यूल थे, जो कि 1888 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था चौथा उसके अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट हो गई काफ़ी बातें। इसके अलावा बात करें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है। देखिए महिला अध्यक्ष दो तरीके की पूछा जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि कहाँ पर हुआ था अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए, अगर महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट विदेशी थी। इसके अलावा भारतीय पूछा जाए आपसे, ये ध्यान रखिए, तो ये 1925 में सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर में बनी थी, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा उतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ये आ जाता है 1905 से लेकर के 1919, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करें अगर राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की, तो ये राष्ट्रवाद पर और उग्रवाद का उदय हो रहा था इस समय, इस समय इसकी शुरुआत होती है। और इसी काल में स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलनों की भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुरुआत हुई। इसके अलावा हम लोग बात करें आगे की ओर, तो इसमें कुछ दो तरीके के जो कांग्रेस थे उसमें दो तरीके के नेता बन चुके थे, एक था नरम दल के, कुछ थे गरम दल के। ध्यान रखिए, नरम दल कहें या उदारवादी थे, उदार मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हड़कंप मचाने वाले नहीं थे, तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो खतरनाक हुआ करते थे। अगर पूछा जाता आपसे कि नरम दल के नेता कौन कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा थे। वहीं अगर आपसे पूछा ले जाए कि गरम दल के नेता कौन थे, तो लाल बाल और पाल, ध्यान रखिएगा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने अपना जो है पंजाबी में काफ़ी ज़्यादा काम किया, इन्होंने केसरी में और इन्होंने न्यू इंडिया में। अगर बात करें इनके मृत्यु की, बाल गंगाधर तिलक की, तो इनकी मृत्यु जो है वो 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता। वहीं पर इसके अलावा बात करें हम लोग, सूरत विघटन हुआ है, सूरत का बंटवारा हुआ था 1907 में, और ये कहाँ पर ये बात हुई थी, कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हो रहा था, जो कि 26 से 27 दिसंबर 1907 को हुआ था। वहीं बात करें इसकी अध्यक्षता जो थे वो रास बिहारी बोस कर रहे थे, और ये कांग्रेस का कौन सा 23वां अधिवेशन था, और इसमें बात की गई थी सूरत के विघटन की, जिस समय अगर हम बात करें वायसराय की, तो लॉर्ड मिंटो सेकेंड यानी द्वितीय था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आती काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीग का गठन होता है, जो कि 1906 में हुआ था। नवाब सलीम मुल्ला की बात करें अध्यक्षता में हुआ, और 30 दिसंबर 1906 को सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ढाका में। और उस ढाका में जो है ये बात कही गई थी कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जानी चाहिए। और अगर हम बात करें तो 1908 में आगा खां तृतीय को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की, जो इसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की मांग कर रहा था, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसे करके तो देश में जो है बहुत बड़ा फूट पड़ जाएगी। वहीं पर बात करें इस समय जो है वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, जो कि 1905 से लेकर के 1910 तक रहा। इसके अलावा बात करें लॉर्ड मिंटो द्वितीय के अलावा हम बात करें जॉन मॉले के नाम पर भी ये बात हुई थी, और भारत का सचिव नियुक्त किया गया था किसको, जॉन मॉले को, ये भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने कहा माले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये बात, ये कथन किसका है, गांधी जी का है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसके अलावा हम लोग बात करें, चलिए यहाँ पर फिर लगता है 1911 में दिल्ली दरबार, जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर ये जो है दिल्ली दरबार लगाया जाता है। 12 दिसंबर 1911 को बात करें दिल्ली दरबार लगा, और यहाँ पर बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, और भारत की जो राजधानी थी मेरे साथियों, जो कि पहले कलकत्ता हुआ करती थी, और कलकत्ता से अब जो है दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जो कि 1 अप्रैल 1912 को हम बात करें दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके 1 साल बाद हम बात करें गदर पार्टी का
जो है गठन होता है। और इसके अलावा इसके संस्थापक की बात कर ले तो सरदार सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक थे। और इसकी स्थापना की बात करने साथियों तो 1913 में फ्रांसिस्को के एस्टोरिया स्थान पर हुई। इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के जो शासन था उसको खत्म करने के लिए हथियार उठाना और उनसे गद्दारी भी करनी पड़े तो मतलब उनसे गद्दारी कर सकते थे अंग्रेजों से, लेकिन अपने आंदोलन में गद्दारी नहीं की जा सकती थी। और महायुद्ध होगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्वतंत्रता लेकर के रहेंगे हम लोग। वहीं पर बात करें इसमें जो है लाला हरदयाल जो थे इसके पथ प्रदर्शक थे, जो कि बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, जो कि 1914 में शुरू होता है। विस्फोट होने के कारण यूरोपीय जो शक्तियां थीं वो दो गुटों में विभाजित हो गई थीं, जिसमें से दो गुट कुछ इस प्रकार बन गए थे। इसमें पहले गुट की बात करें तो जर्मनी, इटली, टर्की और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश जो थे गुट एक में थे। वहीं फ्रांस, रूस और इंग्लैंड जो थे वो गुट नंबर 2 में हुआ करते थे। इसी में बात करें प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जैसे मुस्लिम लीग हो गई, कांग्रेस हो गई और जो भी नेता थे उसमें ब्रिटिश शासन का साथ दिया था। वहीं बात करें इसके अलावा लखनऊ समझौता की, तो लखनऊ समझौते की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार से 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ समझौता था, जो कि अति महत्वपूर्ण था। वहीं आगे बात करें लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में जो हुआ, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। वहीं मुस्लिम लीग की तरफ से बात करें हम लोग तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके लीड कर रहे थे। इसके अलावा हम बात करें होम रूल लीग आंदोलन की, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि और होम रूल लीग की स्थापना से पहले थोड़ा सा ये बात जान लीजिएगा कि 16 जून 1914 को तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होते हैं। और उसके बाद 8 मई 1915 को जोसेफ बैप्टिस्टा की अध्यक्षता में पूना में एक सम्मेलन होता है और तिलक जी का वहां पर राजनीति में स्वागत किया जाता है कि आप पुनः जो है राजनीति में आइएगा। वहीं पर यह बात कही जाती है कि होम रूल लीग बनाई जानी चाहिए, यानी होम रूल लीग का सुझाव जो है वहीं पर दिया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि 15 सदस्यीय कमेटी भी इसके लिए बनाई जाती है। इसके अलावा बात करें 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में, ध्यान रखेंगे बेलगांव में स्थापना की मंजूरी भी आप इनको मिल जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें 2 से 3 दिन के बाद में अगर बात करें 1 मई 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा बेलगांव में जनसभा की जाती है और उसमें होम रूल लीग की स्थापना की जानकारी भी जनता को दी जाती है। इसके अलावा बात करें इसके प्रमुख 2 नेता थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से बात करें तो एनी बेसेंट एक थी और एक थे बाल गंगाधर तिलक। वहीं इसके अलावा नेक्स्ट बात करें मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मॉन्टेग्यू की घोषणा क्यों होती है? क्योंकि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन होने लगे थे तथा लीग जो थी होम रूल लीग थी उसकी लोकप्रियता बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। और ये कब हुई है? मॉन्टेग्यू की जो घोषणा आती है वो ये 1917 में की जाती है और इसमें ये बात कही जाती है कि हमने अपनी नीतियों में परिवर्तन कर लिया है। और वहीं उदारवादियों के द्वारा इसको भारत का मैग्ना कार्टा नाम दिया जाता है। और वहीं तिलक जी ने इसे सूर्यविहीन उषा काल कहा। सूर्यविहीन यानी बिना सूरज निकले ही उषा काल, मतलब कि सुबह की, ठीक है। तो इस तरीके से मॉन्टेग्यू की घोषणा के लिए शब्द कहे जाते हैं। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की बात की जाती है। इसमें प्रांतीय तथा केंद्रीय विषयों का भी विभाजन किया जाता है कि कहने का मतलब केंद्रीय विषय हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। और इसके अलावा बात करें हम लोग तो प्रांतीय विषयों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आने वाली, तो कुछ इस प्रकार से आने वाली हैं। प्रांतीय विषयों की अगर हम बात करें तो शांति एवं व्यवस्था होगी, स्थानीय स्वशासन होगा, शिक्षा की बात होगी, चिकित्सा प्रशासन और कृषि वाली जो चीज़ें थी वो प्रांतीय विषय के अंतर्गत आती थी। वहीं बात करें केंद्रीय विषय की तो रक्षा और विदेशी मामले, टंकड़ एवं मुद्रा से संबंधित आयात और निर्यात, ये जो 4 चीज़ें थी मुख्य रूप से ये किसके अंतर्गत? केंद्रीय विषयों के अंतर्गत इसको रखा गया था। ये कुछ इस प्रकार से था। मुख्य रूप से हम बात करें जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 1885 से लेकर के 1919 तक के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन एवं कुछ लीग की स्थापना। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। वहीं आपको लगता है कि चीज़ें वाकई कंटेंट में मेहनत की जा रही है, आपके काम की चीज़ें हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। तो ठीक है साथियों, चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।